बजट ब्रह्मास्त्र पर फर्स्ट इंडिया खास चर्चा कर रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी पूनम शर्मा सोलंकी जुड़ गई है। पूनम जी, ओवर टू यू। आखिरकार बजट से कितनी उम्मीदें हैं आम जन को, मध्यम वर्ग को और गरीब को? शिखा, शुक्रिया। एक्चुअली बजट शब्द ही ऐसा होता है, लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं, उम्मीदें ज्यादा करते हैं और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। इंतजार इस बात को लेकर किया जा रहा है कि 11 कब बजेंगे और कब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगे। मिनी बजट है, अंतरिम बजट है और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी है, चाहे तस्वीरें हो या फिर हर एक खबर, अपडेट इस पर लगातार जारी है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर हमारे दर्शक टकटकी लगाकर बैठे और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है। एक बार फिर से रूबरू करवा देती हूँ। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, प्रियव्रत जी हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हैं, पंकज जी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रियव्रत जी, एक बार आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा है, बीजेपी से भी, केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, क्योंकि अगर आज वो बजट पेश कर रही हैं तो मानकर चलिए कि वो अपने खाते में रिकॉर्ड भी दर्ज कर रही है। एक ऐतिहासिक बजट इसे माना जाएगा। उसके बाद बजट पर चर्चा तो हम कर ही रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज मोरारजी देसाई के कंटिन्यू 6 बजट को आज बराबर कर लिया उन्होंने। और यशस्वी सीतारमण जी ने नारी तू नारायणी के हमारे सनातन सत्य को यथार्थ रूप में साकार भी किया है। पहला बजट जब उन्होंने पेश किया था तभी उन्होंने कहा था कि मैं ये 25 साल के आगे के भारत का नींव रख रही हूँ। जो आगे के बजट में उन्होंने साकार करके दिखाया कि कैसे वो भारत का नींव था और उत्तरोत्तर कैसे भारत आगे बढ़ रहा है 6 साल में। 2014 में जब हमने मोदी गवर्नमेंट आई थी तब भारत की स्थिति क्या थी? हम 1.73 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थी, 10वें नंबर पे हमारी इकोनॉमी थी। आज इकोनॉमी 5वें नंबर पे है। आज देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, किसानों की आय भी दुगनी हुई है, हर क्षेत्र में विकास हुआ। कैपेक्स का कितना ऐतिहासिक उन्होंने वृद्धि की, 10 लाख करोड़ का कैपेक्स करके ना केवल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया बल्कि उससे रोजगार का सृजन भी हुआ। लिक्विडिटी बाजार के अंदर आई, आज बाजार उसका स्वागत कर रहे हैं। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि हालांकि इंटरिम बजट है, बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन इसमें मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि पहले की जो सरकारें थी वो बजट को एक फॉर्मेलिटी के रूप में लेती थी। हमारी सरकार ने इसे अपने विजन डॉक्यूमेंट को आंकड़ों के माध्यम से इसको 100% पूरा करके दिखाया। ठीक है, लेकिन सर मैंने शुरुआत जब की थी तब यही कहा था कि आम आदमी बजट के डीप नहीं जाता, वो ये जानना चाहता है कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, अगर कोई व्यापारी है तो उसको कितना फायदा मिल रहा है, क्या बुनियादी सीमा शुल्क से उसको इस बार फायदा मिलेगा जो पिछली बार बढ़ गई थी? नहीं, देखिए ये जो इंटरिम बजट है इसमें कोई बड़े डिसीजंस तो मुझे होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाँ फिस्कल जो बुनियादी चीज़ें आप बोल रहे हो तो फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी को गवर्नमेंट को 6.9 था, 6.2 किया, अभी 5.5 के आसपास रखने की एक चैलेंज होगा सरकार के लिए, बिल्कुल हम मानते हैं। फिस्कल डेफिसिट एक चैलेंज है, उसको 5.5 पे हमने सीतारमण जी ने लास्ट बजट में ही बोला था कि इसको रिड्यूसिंग करेंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, उम्मीदें बहुत ज्यादा है लेकिन प्रियव्रत जी कह चुके हैं कि राहत इतनी ज्यादा मिल नहीं सकती क्योंकि अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट जब तक नहीं आ जाता। लेकिन ये तो साफ है, महिला, किसान, गरीब और युवा इसके चारों तरफ ही घूमता नजर आएगा। और आपको क्या लगता है कितना खास एक विपक्ष के रूप में आपको क्या लगता है? ये वाला दोनों नहीं होगा। पहली बार हमने देखा 10 साल की सरकार में जितने भी हमने कहना चाहिए कि सुधार चाहिए या लोगों को राहत चाहिए वो सब छोड़ दी जाता है स्टेट्स पर, जबकि स्टेट्स का जो शेयर 41% से घटाकर 31% जो है टैक्स कलेक्शन में इन्होंने कर दिया कि उनको इतना ही शेयर मिलेगा टैक्स में, रेवेन्यू में। और सबसे बड़ी बात है कि इससे बोझ पड़ा है स्टेट्स पर। सरकार ने क्या किया? सरकार ने केवल जो अपना वॉल्यूम बढ़ाया है वो टैक्स कलेक्शन से बढ़ाया है, खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो लगातार बढ़ चढ़ के टैक्स लगाया, इससे बढ़ा है। वास्तविक राहत कहाँ मिली है? क्या आम जनता खुश है? क्या नए उद्योग धंधे खुल रहे हैं? बल्कि हो ये रहा है कि हमारे जो मंझोले उद्योग थे वो बंद होते चले गए लगातार, और रोजगार के अवसर नहीं है, सरकार पर बोझ नहीं पड़े, इसलिए सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं की जा रही है, केंद्र सरकार के उपक्रम खाली पड़े हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिली। आपने योजना, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि शुरुआत भी जब कल राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले जब वो आए थे, मीडिया से रूबरू हुए थे, शुरुआत हुई थी राम राम से। जब संसद में प्रवेश कर रहे थे तभी उन्होंने कहा था राम राम, यानी कि राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता?
राम कोशिश राज्य जारी अगर है। तो हमारे उद्योगपति सब कह रहे हैं कि आपको जो जीएसटी का सरलीकरण किया जाए, वो नहीं हो रहा है। आम जनता राहत चाहती है, पेट्रोल डीजल पे दाम कम करवाना चाहती है, मूल्य नहीं हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा हो क्या रहा है, हमारे जितने भी बैंकिंग सेक्टर में आप देखें 10 साल में जितने लोन्स राइट ऑफ किए हैं, वो राइट ऑफ करके उसका बोझ किस पर डाला? बोझ डाला आम आदमी पर। ना हमारे जो कहना चाहिए कि छोटे और मंझोले उद्योग थे उनके राइट ऑफ नहीं हुए हैं, ये बड़े उद्योगपतियों के हुए हैं जो चुका सकते थे, वो आपने राइट ऑफ ठीक है, कर दिया लेकिन और बोझ डाल दिया आम 2019 आदमी में पर। जब अंतरिम बजट पेश हुआ था स्वर्णिम जी, तब कुछ ऐसी योजनाएं लाई गई थी जो सीधा किसानों से ताल्लुकात थे। जो गैस सिलेंडर जो कि घरेलू महिलाओं से सीधा जोड़ती है, उनको बेहद फायदा मिला था। और अगर कोई अच्छी चीजें होती है उसकी तारीफ करने में शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगी। विमल जी से एक बार मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। विमल जी, 2019 का जिक्र करना होगा क्योंकि हो सकता है कि वो योजनाएं और उसका बजट इस बार में बढ़ा दिया जाए और उसका इंप्लीमेंट हो जब पूर्ण बजट आए चुनावों के बाद। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो 2019 की तर्ज पर यदि 2024 के अंतरिम बजट को देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता कि जो भी अनाउंसमेंट इस बजट के अंदर माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी करेंगी, वो सारे के सारे आने वाले मुख्य बजट के अंदर भी उनको आगे के लिए एक दिशा मिलेगी। जहाँ तक इस अंतरिम बजट की बात करें, और जैसे कि अभी हमारे कुछ साथी जो विभिन्न क्षेत्रों से लाइव कर रहे थे, लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहे थे, उन सबको एक उम्मीद इस अंतरिम बजट से ये है कि कोरोना काल के दौरान अनेक सब्सिडीज़ ऐसी थी जिनको सरकार ने बंद कर दिया। अब यदि बात करें जीएसटी कलेक्शन की, सरकार के खजाने की, तो सब तरफ से ये बताया जा रहा है कि इन सब में एक संतोषजनक स्थिति है। ऐसी स्थिति में आम आदमी ये भी उम्मीद कर रहा है कि जो सब्सिडीज़ या जो राहत कोरोना काल के दौरान बंद कर दी गई थी, उसको लेकर के अंतरिम बजट के अंदर सरकार कुछ संकेत दे कि हो सकता है आने वाले समय के अंदर ये जो सब्सिडीज़ और जो राहत बंद कर दी गई थी वो राहत और सब्सिडीज वापस चालू कर दी जाए। और जहाँ तक इस अंतरिम बजट की बात करें, इस अंतरिम बजट में कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं होनी है, लेकिन मोदी सरकार ने हर बार कुछ न कुछ चौंकाने वाला जरूर किया है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये सोचना है कि हो सकता है 11 बजे के बाद में जब अंतरिम बजट की प्रक्रिया शुरू हो जाए और बहुत सारी चीज़ें जब हमारे सामने आए, तो इस बात की बड़ी उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें भी हमारे सामने आए जिनके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी। जी पूनम जी। बिल्कुल। पंकज जी, जैसे कि विमल जी ने भी यहाँ पर चर्चा की कि इनमें इस तरीके से बढ़ावा मिल सकता है, चाहे जो योजनाएं पिछली बार लागू की गई थी, लेकिन हम इस बात को देखें, कल एक महिला राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, आगाज उसी से हुआ। आज एक महिला केंद्रीय वित्त मंत्री पेश करने जा रही है बजट, और इसका सीधा सरोकार होता है महिलाओं से। लोक लुभावना महिलाओं के मद्देनजर हो सकता है। देखिए, बिल्कुल पूनम, इसमें क्या है कि अंतरिम बजट है और एक संविधान में व्यवस्था है धारा 116 आर्टिकल 116 में कि जब आप चुनाव में जाने वाले होते हैं या सरकार का समय खत्म होने वाला होता है, जब इस तरह का एक बजट पेश किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अंतरिम बजट है तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस बजट से हमको मतलब नहीं की जा सकती, लेकिन ये निश्चित रूप से मानिए कि जो सरकार है वो अपना विजन आने वाले दिनों में इस अंतरिम बजट के माध्यम से रखेगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो इस अंतरिम बजट में आपको देखने को मिलेगी, इस बजट के साथ जम्मू कश्मीर का भी बजट पेश किया जाएगा संसद में। 1.20 लाख करोड़ का ये करीबन बजट होगा जम्मू कश्मीर का, जो इसी बजट के साथ में केंद्र सरकार संसद में रखेगी। तो दो महत्वपूर्ण बातें, एक जो मैंने जैसे पहले शुरुआत में कहा कि आपको इस अंतरिम बजट में मोदी की गारंटी वो आपको देखने को मिलेगी, चाहे युवा वर्ग के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसी और अन्य जो भी क्षेत्र उसको लेके हो। ये सरकार का एक विजन होगा। जम्मू कश्मीर का एक बजट इसमें रखा जाएगा। उसके अलावा बहुत बड़ी कोई राहत की उम्मीद इस बजट में आप मतलब होती है हमको दिखाई नहीं दे रही है। उसका कारण है अंतरिम बजट है, इस तरह की बजट में घोषणाएं भी नहीं की जा सकती। दूसरा, क्योंकि इस बजट पे ना तो चर्चा होती है, खाली एक अंतरिम रूप से इसको पेश कर दिया जाता है और उसको पारित करवा लिया जाता है। इसमें ना किसी तरह की कोई चर्चा होती है, ना ही किसी तरह का कोई संशोधन इसमें होता है। इसलिए मान के चलिए मोटे रूप से इसमें आपको विजन ही देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है पंकज जी, और अभी हम दर्शकों को बता दें कि एक प्रोसेस जो होता है
बजट सत्र जब चल रहा होता है और जब बजट पेश किया जाता है तब एक प्रोसेस होता है, जैसे कि सबसे पहले फोटो सेशन हुआ पूरी बजट टीम के साथ और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोटो सेशन करती नजर आई वित्त मंत्रालय के बाहर। अब वो राष्ट्रपति भवन पहुंची है क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद वो संसद पहुंचेंगे और संसद में कैबिनेट की बैठक होगी और वो मंजूरी दे दी जाएगी। उसके बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। प्रियव्रत जी, बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं, जैसे कि कहा जा रहा है कि ना तो इस पर चर्चा होती है और ना ही नई योजनाएं जो हैं वो लाई जाती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण योजना चाहे हम किसान को ही ले लेते हैं, पिछली बार 2019 को वो योजना लेकर आई गई थी। क्या लगता है क्या उसमें 6,000 रुपए जो सालाना दिए जा रहे थे उनको बढ़ाया जा सकता है? किसान ये उम्मीद कर रहा है। देखिए, इसमें किसान सम्मान निधि के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने पहले भी, वित्त मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया था कि इसको उत्तरोत्तर बढ़ाया जाएगा और राजस्थान में तो अभी कल ही भजनलाल जी ने इसमें 2,000 रुपये बढ़ाने की घोषणा कर दी है, 8,000 रुपये कर दिया है 6,000 में। और ये भी निश्चित तौर पे किसान सम्मान निधि को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाएगा और किसानों के हितों की पूरी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, आपने सुनी होगी तो, क्योंकि जो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में एक वाद व्यवस्था की थी, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, तुष्टिकरणवाद है, इस वाद को खत्म करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे लिए 4 ही जाति इंपॉर्टेंट है, मैं 4 जातियों को मानता हूँ, पहली गरीब, महिला, किसान और युवा। तो इन चारों को समर्पित रहेगा ये बजट और हमारी सरकार पूर्णतः इन चारों के लिए हमेशा समर्पित रहेगी और ऐसा कार्य कोई नहीं करेगी जो इनके विरुद्ध हो। तो इनके कल्याण के लिए, इनकी समृद्धि के लिए, इनके सशक्तिकरण के लिए हम काम करेंगे और इन्हीं पर आधारित हमारा पूरी थीम रहेगी। ठीक है प्रियव्रत जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बनेचंद जैन जी हैं, अध्यक्ष है राटिया से, उनसे बातचीत करेंगे। बनेचंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आप तो जानते ही हैं कि बजट आने वाला है, उम्मीद बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तो साफ है कि बहुत ज्यादा राहत नहीं, लेकिन उम्मीद बरकरार है। आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वाटर पंपिंग सेट, पैनल, स्टार्टर, मोटर, मेन स्विच इत्यादि जो हैं और समरसेबल पंप के पुर्जे, जिन पे पहले वेट में 5% टैक्स था और गुजरात हरियाणा में ये टैक्स फ्री आइटम था, क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सक्लूसिव इसी काम आता है पानी निकालने के लिए। तो परंतु इस जीएसटी लगने के बाद पहले 12% टैक्स था इस पर, गत बजट में 12 से बढ़ा के इसको 18 कर दिया। एक तरफ सरकार कहती है हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, दूसरी तरफ सरकार इस पे टैक्स बढ़ा रही है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है टैक्स बढ़ाने की वजह से आय दुगनी कैसे होगी। आय दुगनी होने वाली है नहीं और किसानों को इससे कोई विशेष फायदा मिलने वाला भी नहीं है। एक पंप 5,000 से लेके 85,000 2 लाख रुपए तक आता है, जहाँ पे पहले लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ता था 5,000, अब देना पड़ रहा है किसान को 18,000। अब हमें बताइए 18,000 टैक्स देके उसकी आय कैसे बढ़ेगी? आय यदि उनको बढ़ानी है, प्रधानमंत्री जी इसको यदि सीरियसली लेते हैं, वित्त मंत्री जी यदि इसको थोड़ा अध्ययन करके हम लोगों से, मतलब किसान जूझ रहा है। हाँ जूझ रहा है, इसमें टैक्स कम होना लाजमी है। इस बार हम ये उम्मीद करते हैं। ठीक है बनेचंद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि